इस किताब को पढ़ते हुए एक तस्वीर मेरे दिमाग में अटक सी गई है। सोचिए, मुंबई का वो भयंकर ट्रैफिक जैम और उसमें एक चमचमाती हुई बेंटले कार फंसी है और उसके अंदर एक इंसान बैठा है जो जो बाहर से तो दुनिया की नज़र में पूरी तरह कामयाब है, पर अंदर से वो बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा है। ये तस्वीर इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना। बिल्कुल। और यही एक अकेलापन, यही एक खालीपन जो है वही गौर गोपालदास की किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की नींव रखता है। और आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी किताब के सार पर है, जो जिंदगी को एक कार की यात्रा की तरह देखती है। तो आज हम इस यात्रा के सबसे जरूरी पुर्जों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कार का जो रूपक है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये बहुत गहरा है। सोचिए ना, एक गाड़ी तभी ठीक से चल सकती है जब उसके चारों पहिए संतुलित हों, मतलब उनमें सही हवा हो। अगर एक भी पहिया पंक्चर हो गया या उसमें हवा कम है, तो फिर गाड़ी कितनी भी महंगी हो कोई फायदा नहीं। हाँ, यात्रा मुश्किल भी होगी और खतरनाक भी। तो आज का मकसद जीवन रूपी गाड़ी के उन्हीं चार पहियों को समझना है। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे रिश्ते, हमारा काम और समाज में हमारा योगदान। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत उस पहिए से करते हैं जिस पर पूरी गाड़ी का वजन टिका है, हमारा व्यक्तिगत जीवन। किताब में एक बहुत सीधी और गहरी बात कही गई है। अगर मन में शांति नहीं तो पूरे संसार की दौलत भी आपको आराम नहीं दे सकती। हम सब शांति चाहते हैं, पर किताब कहती है कि ये बाहर नहीं, अंदर है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है शांति और सुख के बीच के फर्क को समझना। किताब में कहा गया है, पीस इज ग्रेटर देन प्लेजर। सुख यानी प्लेजर वो बाहरी चीजों से मिलता है और वो अस्थायी होता है। अच्छा। जैसे कुछ अच्छा खा लिया, कोई नई चीज खरीद ली या किसी ने तारीफ कर दी। ये अच्छा तो लगता है, पर इसकी खुशी कुछ घंटों या शायद कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। लेकिन शांति यानी पीस वो एक अंदरूनी अवस्था है। ये समंदर की सतह की लहरों जैसी नहीं, बल्कि समंदर की गहराई में जो ठहराव होता है ना, उसके जैसी है। मतलब बाहर तूफान भी हो तब भी अंदर एक सुकून बना रहता है। लेकिन ये अंदरूनी शांति हासिल करना, कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हमारा दिमाग तो हर वक्त नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, चिंता, डर, गुस्सा। तो क्या किताब इस प्रैक्टिकल मुश्किल के बारे में कुछ बताती है? क्या हमें जबरदस्ती पॉजिटिव सोचना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। और किताब टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात बिल्कुल नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि आप नकारात्मक विचारों को दबा दें। इसकी बजाय वो कहती है कि आप अपनी चेतना को एक क्लीनर की तरह इस्तेमाल करें। क्लीनर? हाँ, सोचिए, आपकी कार का शीशा, विंडस्क्रीन, अगर धूल और कीचड़ से भरा हो तो आप बाहर का नजारा साफ नहीं देख सकते। ये नकारात्मक विचार उसी धूल की तरह है। तो पहला कदम है उन्हें पहचानना, उन पर ध्यान देना, बिना उनसे जुड़े। किताब इसे जागरूकता कहती है। जब आप जागरूक हो जाते हैं कि ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं, तो वो विचार अपनी ताकत खो देता है। अच्छा, तो ये मन को साफ करने की एक प्रक्रिया है, उसे जबरदस्ती चुप कराने की नहीं। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है। और ये अंदरूनी शांति या हमारे मन की ये साफ सफाई, ये सीधे तौर पर हमारे जीवन के दूसरे पहिए यानी रिश्तों को प्रभावित करती होंगी। बिल्कुल। अगर हमारा अपना ही शीशा गंदा है तो हम दूसरों को साफ तौर पर कैसे देख सकते हैं? देख ही नहीं सकते। किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, परफेक्ट इंसान मत ढूंढो, परफेक्ट रिश्ते बनाओ। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब है कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते अपने आप चलने चाहिए, तो इस मेहनत की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत 3 स्तंभों को समझने से होती है। पहला है अहंकार यानी ईगो, जो एक दीवार की तरह है। जब मैं सही हूं कि भावना क्या सही है कि भावना से बड़ी हो जाती है, तो रिश्ते में दरार आने लगती है। सही बात है। दूसरा है सहानुभूति यानी एम्पैथी। ये उस दीवार के पार देखने का एक जरिया है। मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। और तीसरा है स्पष्ट संवाद, क्लियर कम्युनिकेशन, जो उस दीवार के ऊपर बनाया गया पुल है। मन में बातें रखने से या ये उम्मीद करने से कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, सिर्फ गलतफहमियां पैदा होती हैं। मुझे लगता है इन तीनों में सबसे मुश्किल है अहंकार को कम करना, क्योंकि वो हमारी पहचान से इतना ज्यादा जुड़ा होता है। उसे छोड़े बिना साफ बात करना
या सहानुभूति दिखाना तो लगभग नामुमकिन है। क्या किताब इससे कम करने का कोई तरीका सुझाती है? हाँ, और वो बहुत प्रैक्टिकल है। किताब कहती है कि अहंकार को सीधे चुनौती देने के बजाय छोटी छोटी आदतों से उसे कमजोर करें। जैसे किसी छोटी सी बात के लिए सॉरी बोलना सीखें, भले ही आपकी गलती पूरी तरह ना हो, या किसी बहस में जीतने के बजाय शांति को चुनना सीखें। और यहाँ सहानुभूति के बारे में किताब एक बहुत बारीक बात कहती है। सहानुभूति का मतलब हमेशा सहमत होना नहीं होता। अच्छा। हाँ, आप किसी की भावना को समझ सकते हैं बिना ये माने कि वो सही है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त अपने बॉस से परेशान है, आप उसकी नाराजगी की भावना को समझ सकते हैं बिना ये माने कि उसका बॉस वाकई में खराब इंसान है। यही वो बारीक फर्क है जहाँ ज्यादातर रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम समझने के बजाय सही गलत का फैसला करने लगते हैं। ये तो बहुत ही गहरा नुक्ता है। और जब हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारे रिश्ते संतुलित होने लगते हैं, तब हम अपने जीवन के तीसरे पहिए यानी कामकाज पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। यहाँ किताब का एक उदाहरण है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। बिजी होना बुरा नहीं, गलत चीजों में बिजी होना बुरा है। लेकिन चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसी नौकरियां करते हैं जो शायद उतनी मीनिंगफुल ना हो। वो बिल भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए काम करते हैं। ये दर्शन उन पर कैसे लागू होता है? ये एक बहुत ही ज़मीनी सवाल है और किताब इसे नकारती नहीं है। उसके मुताबिक अर्थ यानी मीनिंग हमेशा काम के प्रकार में नहीं, बल्कि उसे करने के तरीके और नीयत में छिपा होता है। एक सफाई कर्मचारी ये सोचकर अपना काम कर सकता है कि वो सिर्फ फर्श साफ कर रहा है, या वो ये सोच सकता है कि वो लोगों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल बना रहा है। नजरिए का फर्क है। बिल्कुल। यहीं पर सफलता यानी सक्सेस और संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन का फर्क सामने आता है। इसे थोड़ा और समझाइए। सफलता और संतुष्टि में क्या अंतर है? सफलता बाहरी चीज है, पैसा, पद, शोहरत, ये समाज के पैमाने पर मापी जाती है। लेकिन संतुष्टि वो एक अंदरूनी एहसास है। ये तब मिलती है जब आपका काम आपके मूल्यों, आपकी वैल्यूज से मेल खाता है। हो सकता है आप बहुत सफल हों, पर अंदर से खाली महसूस करें। किताब कहती है कि संतुष्टि दो चीजों से आती है। पहला, अपने काम में एक बड़ा मकसद ढूंढना, और दूसरा, अनुशासन, डिसिप्लिन। जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं तो आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है, भले ही कोई तारीफ करे या ना करे। तो सफलता दुनिया की नजर में ऊपर उठाती है, पर संतुष्टि अपनी नजर में। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपनी नौकरी से खुश नहीं है तो उसे सिर्फ अपना नजरिया बदलना चाहिए और वहीं टिके रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी मौजूदा नौकरी को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखें। अपने काम में अनुशासन और मकसद ढूंढने से जो आपको संतुष्टि और आत्मविश्वास मिलेगा, वही आपको वो ताकत देगा जिससे आप भविष्य में एक बेहतर काम की ओर बढ़ सकेंगे। यह आपको एक पीड़ित की मानसिकता से निकालकर एक कर्ता की मानसिकता में लाता है। और ये कर्ता बनने का विचार, यानी अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, हमें सीधे चौथे और आखिरी पहिए तक ले जाता है। योगदान, कंट्रीब्यूशन। मुझे किताब का ये हिस्सा सबसे ज्यादा ताकतवर लगा, जहां ये तर्क दिया गया है कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद कुछ पाने में नहीं, बल्कि कुछ देने में है। बिल्कुल। और ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार है। जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी सफलता, अपनी खुशी, अपनी शांति, तो हमारा दायरा बहुत छोटा होता है। लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक योगदान देना शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन एक बड़े कैनवस का हिस्सा बन जाता है। यही असली विकास है, रियल ग्रोथ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चौथा पहिया बाकी तीनों पहियों को अपने आप मजबूत कर देता है। वो कैसे? ये चारों आपस में कैसे जुड़ते हैं? सोचिए, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आपको एक गहरी अंदरूनी शांति मिलती है। ये आपके पहले पहिए यानी व्यक्तिगत जीवन को ठीक करती है। अच्छा। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपके रिश्ते और गहरे और मजबूत होते हैं, क्योंकि वो लेन देन से ऊपर उठ जाते हैं। ये आपके दूसरे पहिए को ताकत देता है। सही बात है। और जब आप देखते हैं कि आपके होने से दुनिया में कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको अपने काम में भी एक नया मकसद और संतुष्टि मिलती है। यह आपके तीसरे पहिए को संतुलित करता है। तो इस तरह योगदान वो धुरी है जो बाकायदी
तीनों पहियों को एक साथ जोड़कर जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाती है। तो जैसे जैसे हम अपनी इस चर्चा को समेट रहे हैं, एक तस्वीर साफ हो रही है कि जीवन अलग अलग हिस्सों में नहीं जिया जा सकता। ये सब आपस में गुंधा हुआ है। अगर हम आज की बातचीत के मुख्य सबकों को देखें तो पहला तो यही है कि जिंदगी एक कार है और इसके चारों पहिए संतुलित होने चाहिए। बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, काम और योगदान। दूसरा सबक है कि इस गाड़ी का इंजन हमारा मन है और उसकी नियमित सफाई, मतलब नकारात्मक विचारों के प्रति जागरूकता, बहुत जरूरी है। तीसरा ये कि हमारे आज के कर्म ही हमारी कल की यात्रा की दिशा तय करते हैं। हाँ, और चौथा जो इन सबको एक साथ बांधता है वो है दूसरों से उम्मीदें कम रखकर जो हमारे पास है उसकी सराहना करना और समाज में योगदान देना। ये एक पॉजिटिव साइकिल की तरह है। किसी एक पहिए में थोड़ी सी हवा भरने से गाड़ी को इतनी ताकत मिल जाती है कि वो दूसरे पहियों को भी ठीक कर सके। एक क्षेत्र में किया गया छोटा सा सुधार भी जीवन के हर दूसरे क्षेत्र पर अच्छा असर डालता है। बिल्कुल। और इस पूरी पड़ताल का सार एक ही वाक्य में छिपा है, जो किताब का केंद्रीय संदेश भी है। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रोज का फैसला है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें प्रमोशन मिलने पर या शादी होने पर मिलेगी। ये एक चुनाव है जो हमें हर दिन, हर पल अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी नियत के जरिए करना होता है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इन स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, अगर जीवन सच में एक गाड़ी है तो इसके इन चारों पहियों में से कौन सा ऐसा पहिया है जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान और थोड़ी हवा की जरूरत महसूस हो रही है।